नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से लगातार खलबली मची हुई थी, जो ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे थे या फिर सेल डीड करा रहे थे या फिर कुछ लोगों ने घर खरीदने की डील की थी, वो सब कुछ एक तरह से रुक सा गया था, क्योंकि सभी के मन में एक तरह का डर बैठ गया था कि कब क्या होगा, उनके कमाई के पैसे फंस न जाएं। इस सारे सवालों को तब विराम लग गया जब खुद रेरा ने इस आदेश को वापस ले लिया। यानी तकरीबन हफ्ते भर तक लगातार लोगों को परेशान करने वाला एक आदेश एक ऐसे समय में आया, और मुझे तो लगता है तकरीबन 19 सितंबर के आसपास आया था, और उसको लेकर के अपने अपने तौर पर एक आदेश की जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग अलग एजेंसीज ने अपने अपने तरह से किया और अपने अपने तरह का अर्थ निकाला। और यही वजह है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की परेशानी को देखते हुए रेरा ने इस आदेश को वापस ले लिया है। यानी साफ तौर पर एक हफ्ते तक जो लगातार रजिस्ट्री को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर हंगामा लगातार मचता रहा, अलग अलग प्रॉपर्टी के ऑफिसेज में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, उन सब को देखते हुए फिलहाल रेरा को यह आदेश वापस लेना पड़ा। और ये सब कुछ हुआ दिल्ली के हित में। और ख़ास बात यही है कि सब कुछ, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो इस पूरे घटनाक्रम के या आदेश के बाद खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो डिविजनल कमिश्नर और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी से मिलकर के बैठक की और ये देखा, ये पाया कि किस तरह से लोग परेशान थे और काफ़ी ज़्यादा उनमें शक शुबहा था और एक दूसरे से पूछ रहे थे। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि इस आदेश की टाइमिंग ही यही थी। और इस टाइमिंग देखा गया कि ये कोई नया आदेश नहीं था, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनमें काफ़ी जो है एक ऐसा माहौल बन गया कि अब क्या होगा। दिल्ली में तकरीबन इस आदेश के तहत 60 से 70% जो मकान हैं वो इसके दायरे में आ रहे थे। यानी ख़ास तौर पर अब उनको राहत है। और मुझे लगता है मुझे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। मैंने आपको एमसीडी की राम कहानी में बाकायदा एक इत्मीनान से वीडियो बनाया था और साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो लगातार दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, एसएमएस आए और सबने कहा कि कम से कम कुछ क्लैरिटी तो होनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार एजेंसी से बात की, तब उसके बाद देखा गया कि जो तमाम चीज़ें हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल तक पहुंची और फिर दिल्ली रेरा ने इस आदेश को वापस ले लिया। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि 2007 में यह कानून नोटिफाई था, 2021 मास्टर प्लान के तहत 2008 में ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये तय हुआ है कि प्लॉट साइज़ दिल्ली में कितना है और उस प्लॉट साइज़ पर कितना फ्लैट बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जब इस पूरे मामले में रेरा से बात की गई तो उनका ये कहना था कि दरअसल उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस पहुंचे। तो वही मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आखिर टाइमिंग क्या थी। तो टाइमिंग का जो वजह है वो इससे आपको समझ में आएगा कि रेरा ने इस बाबत ये दावा किया है कि दरअसल उनके पास बहुत सी एप्लीकेशंस आई और उस एप्लीकेशन की छानबीन में यह पाया गया कि नक्शा पास हो गया है, मौके पर जो फ्लैट्स हैं उनकी जगह पर स्टोर या किचन दिखाया गया है, बाद में पेंट्री दिखाई गई है। बाद में वो नक्शा पास होने के बाद उसको जब बेचा गया तो ये देखा गया कि उसमें बाकायदा तोड़फोड़ की गई है और अपने तरीके से उसको जो है उचित आकार दिया गया है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि किस तरह से पहले मानकों के तहत चीज़ें बनाई जाती हैं, जब नक्शा पास हो जाता है तो ज़मीन पर उन चीज़ों को बदल दिया जाता है। कुछ ऐसा ही खेल लगातार चल रहा था और यही वजह है कि इस वक्त जो टाइमिंग थी रेरा की, इसके एक्सप्लेनेशन का जो स्थिति थी वो लोगों के दिलों तक पहुंची और लोगों को परेशानियों में डाल दिया। लेकिन मैं जो सवाल अभी भी कर रहा हूं वो यही है, क्या इन चीज़ों से दिल्ली के लोग आगे बच पाएंगे या फिर जो स्थिति जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, या फिर रेरा इस पूरे मामले में कुछ करेगा। तो रेरा ने तो कहा है कि आने वाले वक्त में वह कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लाने जा रहे हैं ताकि जो स्थिति है इस वक्त दिल्ली में वह अपने आप से ठीक हो सके। और ख़ास बात आपको बता दूं कि अगर रेरा का ये कानून जो कहता है कि 200 गज, तकरीबन 100 गज के प्लॉट पर 4 फ्लैट बनने चाहिए और 200 गज के प्लॉट पर जो है एक फिक्स निर्धारित है फ्लैटों की संख्या वो बननी चाहिए, बावजूद इसके देखा गया कि इन चीज़ों का वायलेशन और डिविएशन हर जगह दिखाई दे रहा था। और अगर ये लागू हो गया और तरीके से लागू हो गया, ठीक से लागू हो गया, तो यकीन मानिए
आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को होने वाली थी, क्योंकि अधिकृत कॉलोनी हो, अधिकृत नियमित कॉलोनी हो और झुग्गी क्लस्टर्स हों, सब जगह तकरीबन 70% ऐसे मकान हैं जहां पर अगर यह कानून लागू होता तो जाहिर तौर पर वो सारे के सारे अवैध हो जाते। और अगर मैं ये कहूं कि पूरी दिल्ली अवैध हो जाती तो शायद गलत नहीं होगा। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यही वो वजह है जो सबको परेशान कर रखी है। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो चाहते थे कि कम से कम जो फ्लैट उन्होंने लिया है या डील कर ली है या लेने की सोच रहे हैं, या फिर बिल्डर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर उसको बना लिया है, कम से कम उनको आगे कोई रास्ता दिख गया। फिलहाल अब रास्ता मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तभी राजधानी दिल्ली को अवैध कंस्ट्रक्शन की राजधानी कहने से या बनाने से बचाया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीडी की राम कहानी के तहत इतना प्यार दिया, और आपके लगातार मुद्दे को हम उठाते रहेंगे और सबके सामने, एजेंसियों के सामने रखे रहेंगे, ताकि एजेंसियां इस पूरे मामले में मिलकर सोचें। और यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा मिले तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप अगला किस मुद्दे पर क्लैरिटी चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं। मैं तो कहूँगा आप अपने सवाल ज़रूर भेजिए, सवाल के ज़रिए मैं आपको उसके उचित जवाब बताऊँगा। खुद एजेंसियों से बात करके आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथी रविकांत तोतावर और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक पर।